हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी स्टडी यूट्यूब चैनल। ऐसा यूट्यूब चैनल जहां आपको मिलता है क्लास 11th 12th के साथ साथ क्लास 9th 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, डाउट क्वेश्चंस और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वन शॉट वीडियो। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं। आज के वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जरा सा भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से ऐसे बनते हैं कि जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहते हैं। हमारा मेजर फोकस ये रहेगा कि यहाँ से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड में, आपकी कंपटीशन एग्जाम में और अदर स्टेट बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में डील करेंगे। क्वेश्चन लिखा रहेगा, मैंने सेट किया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है, और उसको कैसे सॉल्व करना है हमें, ये हम देखेंगे। हमारा उस क्वेश्चन को देखने का, समझने का नजरिया क्या रहेगा, हम उसमें से वैल्यूज कैसे निकालेंगे और कैसे उसे सॉल्व करेंगे, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ज्यादा देर ना करते हुए आज के वीडियो हम अभी चालू करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो से पहले मैंने इसी प्लेलिस्ट में, इस चैनल में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसी चैप्टर का वन शॉट वीडियो डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वो वीडियो पहले देखें, ताकि आपका क्वेश्चन बनाने से पहले आपका जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे। वहां पे भी मैंने एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम्पल देके बताया है, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो आज हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ जी, क्वेश्चन प्रैक्टिस आज हम करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, आइए चालू करते हैं। वन बाय वन हम यहाँ पर क्वेश्चन को डील करेंगे। वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, पहला ही क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये आपके मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ये किससे है? मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, मोल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, कैसे रिलेटेड है, कैसे पता चलेगा कि मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है? देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। ठीक है, एटम कितने रहेंगे? तो देखो सबका यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड फोर्थ, सभी में देखो 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम दिया है। ठीक है, तो गिवन मास क्या है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अगर जो सॉल्व करेंगे तो वो होगा, गिवन मास कितना है, गिवन मास इज इक्वल टू 1 ग्राम है, 1 ग्राम है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जिसका सबसे ज्यादा कम होगा, उसका नंबर ऑफ एटम्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स उसमें ज्यादा होगा। ठीक है, तो गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा होता है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी के बाद में फिर उधर गोल्ड कितना, सिल्वर और प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब आता है ना। 47 48 के बाद ही आता है गोल्ड का नंबर। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो काफी ज्यादा है, तो इसका जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 78, तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 70 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट 78, ये कितना है, सोडियम, सोडियम है 11, यानी कि इसका एटॉमिक मास होता है 23। लिथियम का होता है कितना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 6 7, अराउंड 7 के आसपास होता है। ठीक है, और 1 ग्राम Cl2, यहाँ पर क्या दिया है, Cl2 दिया है, गैस, Cl2 गैस 1 ग्राम, यानी कि Cl2 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल दिया है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, एक क्लोरीन का 35.5। ठीक है, और दो क्लोरीन का 71 ग्राम पर मोल हो जाएगा। सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है ये लिथियम वाला, लिथियम वाला। तो ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स,
एटम का जो सबसे ज्यादा नंबर होगा, हाईएस्ट होगा, वो होगा लिथियम का, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा सी फॉर चमका, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 ग्राम लिथियम। 1 ग्राम लिथियम आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हाइड्रोकार्बन वाज फाउंड टू कंटेन 75% बाय मास। देखो एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मास परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, मास में कितना दिया, 75% कार्बन है और 25% बाई मास क्या है, हाइड्रोजन दिया है, ठीक है। व्हाट इज इंपीरिकल फॉर्मूला फॉर द ऑफ द कंपाउंड। देखो अब यहाँ पे इंपेरिकल परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन कैसा है उसको देख लेना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन में रेशियो देख लो, सिंपल रेशियो परसेंटेज कंपोजिशन में कैसे आ रहा है। आपको हर बार इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए टेबल बना के बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टेबल बना के बनाना हो, अगर आपको नहीं आता है तो टेबल ही बना लो। देखो यहाँ पर हम बनाते हैं अभी टेबल बना लेते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या दिया है, ठीक है। उसके बाद में उसका परसेंटेज कंपोजिशन के बाद में क्या रहता है, एटॉमिक मास क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है वो बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, सिंपल रेशियो में जो छोटा वाला रहेगा उसे डिवाइड करेंगे, और उसके बाद में एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैं एक और बना देता हूँ। इस तरीके से हम टेबल बना के बनाते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत छोटा है, ये 3 में और ये 1 है, इन दोनों का जो रेशियो है 3:1 है, ठीक है। तो जो 3:1 में जो इसमें जो आएगा वो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, उसका मास के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अभी पर यहाँ पर क्या होता है, देख लेते हैं। व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। 75% बाई मास, यानी कि अगर 100 ग्राम है उसमें से 75 ग्राम कार्बन है और 25 ग्राम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर एलिमेंट लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ रहेगा हमारा एलिमेंट का नाम रहेगा, हम पूरा डिटेल में इसको बना रहे हैं, ठीक है। एलिमेंट का नाम रहेगा, कार्बन है और हाइड्रोजन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या दिया है यहाँ पर परसेंटेज, कार्बन दिया है 75%, हाइड्रोजन दिया है 25%। यहाँ पर उसका मास निकाला है, कार्बन का मास कितना है 12, और यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर मास, और उससे उसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो 75 डिवाइड बाई 12, और यहाँ हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 1, तो यहाँ पर आएगा 25, और यहाँ पर आएगा 6 पॉइंट कितना आएगा 6.25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे, 12 और 12 6 72, बच गया कितना 3 पॉइंट लगाए तो 30, 12 2 जा 24, 6 0 12 5 जा इतना आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, ये मोल्स आ गया, कितना मोल है इतना, सबसे छोटा वाला से डिवाइड करेंगे तो 6.25 डिवाइड बाई 6.25, और यहाँ आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 6.25 हो जाएगा 6.25, ठीक है। तो इसका अब हम जो सिंपल रेशियो निकालेंगे, वो रेशियो आएगा आपका, रेशियो आ जाएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आगे में, रेशियो आ जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 6, 2 3 4 जा 6 4 जा, तो ये 4 आएगा, 6 4 जा कितना आएगा 25, क्योंकि 6 4 जा 24 और 6.25 4 जा 1 होगा तो 25। तो सिंपल रेशियो जो आया यहाँ पे, सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट, सिंपल रेशियो जो आया, ठीक है, जो सिंपल रेशियो आया वो आया हमारा 1:4। तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, वो इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी, फॉर्मूला इज इक्वल टू CH4, दिस विल बी योर आंसर, CH4 हो जाएगा। तो सी नंबर आपका सही आंसर है इसमें से, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ये कहाँ से था? ये था इंपेरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन था। इंपेरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन था। इंपेरिकल फॉर्मूला से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर हमने लास्ट वाले लेक्चर में नहीं किया था, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ और उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डील करता हूँ, ठीक है। तो अभी एक टॉपिक हम यहीं पर देख लेते हैं और वो है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने क्लास में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ा होगा। अब केमिस्ट्री में हम सिग्निफिकेंट फिगर क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में जरा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। नाम से ही पता चलता है, फिगर मतलब कि तो डिजिट रहेगा, है ना। फिगर रहता है 4 है, 5 है, 8 है, 20 है, 25 है। जब किसी भी क्वांटिटी की हम मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो नापने तोलने से लेके सेंटीमीटर में हो, मीटर में हो, वजन में हो, मास में हो, कैसा भी हो, जब उस फिगर की बात करेंगे ना, तो उसका जो वैल्यू हम लिखेंगे वो कितना सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ये हमको बताता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि एक वेइंग मशीन में से 100, अगर वो 1 क्विंटल यानी 100 kg का वेइंग मशीन है, उसमें हम मेजरमेंट करेंगे 80 kg। 80 kg अगर मेजरमेंट किया हमने, तो क्या वो एग्जैक्ट 80 kg होगा? कितना सर्टेन वैल्यू होगा उसमें? सर्टेन और अनसर्टेन वैल्यू आप जानते होंगे कि कितना सर्टेन वैल्यू होगा 80 kg में। क्या वो एकदम एग्जैक्ट, मैं कहूँ कि 80.0000 kg इतना होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो जो मास मेजरमेंट करने का वो जो वेइंग मशीन है, उसकी एक्यूरेसी उतना नहीं है कि वो एकदम एग्जैक्ट 80 kg वो वहां पर मेजरमेंट करे, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत एरर होगा। तो कैसे एरर होगा? हो सकता है कि 80.03 kg हो, है ना। 10 से 20 ग्राम का, 10-20 ग्राम का, 30 ग्राम का ऊपर नीचे हो जाएगा, जो कि वो शो नहीं करेगा, यानी कि उसमें अनसर्टेनिटी हो सकता है। तो सिग्निफिकेंट क्या होता है? एक सर्टेन वैल्यू को एक सिंगल अनसर्टेनिटी के साथ में जो शो करता है ना, वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ठीक है। मैं आपको इसको डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। ये तो एग्जांपल दिखाया, अभी यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि सिग्निफिकेंट फिगर की यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, है ना। द फिगर्स, ठीक है, फिगर्स ऑफ एनी वैल्यूज, द फिगर ऑफ एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू का, द फिगर ऑफ एनी वैल्यू विथ certain and with one uncertain value is called significant figure, significant figure। ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर होता है। क्या होता है? एग्जैक्ट सर्टेन वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। द वैल्यू यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ एग्जैक्ट सर्टेन एंड विथ वन अनसर्टेन वैल्यू इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कई तरीके हैं। इसके मेथड में आता है सबसे पहले, जितने भी ऑल नॉन जीरोज हैं, ठीक है, ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट वैल्यूज, ठीक है। सिग्निफिकेंट वैल्यूज या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर में उसको कैलकुलेट करेंगे कि वो सिग्निफिकेंट फिगर है। जितने भी नॉन जीरो हैं, जैसे कि 1.314 हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। क्योंकि नॉन जीरो है, 1 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, 1 भी नॉन जीरो है, 4 भी नॉन जीरो है, ठीक है।
और यहाँ पर जीरोज, कौन सा, जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जितने जीरोज हैं लेकिन जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1001.02, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? इसके पास में 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, ये दूसरा वाला रूल हो गया। तीसरा जो है, थर्ड रूल है सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का, वो है all zeros before the non zeros or after the non zeros are non significant figures। These are non significant figures। जैसे कि एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं, 0.0031, ठीक है, 0.00, या फिर ये वाला एग्जाम्पल ना लिखें, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा। 0.00156 has only three significant फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है, जैसे यहाँ पर कितना है, बिफोर या आफ्टर जो है वो आपका यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, इसके बाद में आता है, क्या आता है, जीरोज आफ्टर डेसिमल आर significant figure, that is significant figure। for example 1.30 or 1.00 has three significant फिगर। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइंटिफिक नोटेशन। कोई भी वैल्यू अगर उसका साइंटिफिक नोटेशन किया जा रहा है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो वो तो 10 के पावर में जो आएगा, जितना भी जीरो है जो 10 के पावर में आएगा, दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल 6.022 into 10 to the power -23, या फिर एवोगैड्रो नंबर होता है, वो होता है 10 to the power 23 यूनिट जो होता है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये Na की वैल्यू है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो यहाँ पर ये एक साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में है 6.022, तो यहाँ 10 के पावर 23 है ना, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्लियर हो गया होगा। जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर है वो वैल्यू उतना सर्टेन है, उसमें एरर कम है, वो ज्यादा अच्छा यूनिट का मेजरमेंट का अच्छा यूनिट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.001620 आर। तो देखो कितना है यहाँ पर, क्या बोला है यहाँ पर, ये वाला आ जाता है हमारा, कौन सा रूल आ जाता है, जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद जो भी जीरो है दे आर सिग्निफिकेंट फिगर, कितना हो जाएगा, 1 2 3
4, 5, 6। ठीक है, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। एक बार हम आंसर को यहाँ पर चेक कर लेंगे। यहाँ पर जो रूल हमने भी लिखा है उसे देख लेते हैं। कहाँ लिखा है? जीरोस बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, ओके। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, ओके। और क्या लिखा हमने? जीरोस बिफोर नॉन जीरो एंड आफ्टर द नॉन जीरो आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे वो डेसिमल में हो चाहे ना हो, ठीक है, तो बिफोर जो रहेगा ना, ये बिफोर वाला, वो डेसिमल में हो चाहे ना हो, वो तब भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर ये हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 4 आंसर होगा आपका नंबर 1, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। दिस वैल्यू हैज द 4 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज? अब इसमें देखो कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, ज्यादा प्रिसाइज है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कितना सर्टेन वैल्यू है, कितना अनसर्टेन वैल्यू है। ठीक है, प्रिसाइज, क्योंकि ये चारों की वैल्यू तो सेम है, 4 4 4 4 ही है, लेकिन उसके बाद में अनसर्टेन वैल्यू। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर होता है कि सर्टेन वैल्यू प्लस वन अनसर्टेन वैल्यू, वन अनसर्टेन। अब ये जो अनसर्टेन वैल्यू है, ये 1 से जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उसकी सिग्निफिकेंसी उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन है इसमें, मेजरमेंट में ज्यादा प्रिसाइज कौन है? तो प्रिसाइज होगा 4.0, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 1 है, सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू 1 है, और यहाँ पर अनसर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज मास परसेंट सिलिकॉन इन 100 ग्राम ऑफ सोडियम सिलिकेट? देखो यहाँ पर अब आ गया मास परसेंटेज से। सोडियम ग्राम 100 ग्राम सोडियम सिलिकेट दिया है, इसमें से सिलिकॉन का मास परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो परसेंटेज मास यहाँ पर सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। परसेंटेज मास इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ, क्या होता है? मास ऑफ वन एलिमेंट जो फॉर्मूला में प्रेजेंट है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई 100, दैट इज फॉर्मूला फॉर द मास परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं सिलिकॉन को। यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में एटॉमिक मास ऑफ सोडियम सिलिकॉन, और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मास परसेंटेज कितना आ जाएगा? 100 ग्राम में है सोडियम सिलिकेट में से सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का मास है कितना है? सिलिकॉन का मास 28 यूनिट सिलिकॉन का मास है। ठीक है, तो सिलिकॉन का जो मास परसेंटेज आएगा उसके फॉर्मूला में, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मास में जितना मास परसेंटेज आएगा उतना ही परसेंटेज इस 100 ग्राम का रहेगा। ठीक है, तो हम सीधा इसका मास परसेंटेज इसके मॉलिक्यूल में निकाल दें, कंपाउंड में, टोटल मास ऑफ कंपाउंड में, यानी कि उसके मॉलिक्यूलर मास में, वही हमारा आंसर होगा 100 में से। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन परसेंटेज इज इक्वल टू, सिलिकॉन का कितना दिया है? 28 यूनिट दिया है, तो 28 डिवाइड बाय, यहाँ पर हो जाएगा सोडियम 23 प्लस 28 प्लस ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो 16 का कितना है? यहाँ पर सोडियम भी कितना है? सोडियम 2 मल्टीप्लाई 23 प्लस 28, और ऑक्सीजन है 16 मल्टीप्लाई 3। टोटल मॉलिक्यूलर वेट इसका सोडियम सिलिकेट का आ जाएगा 46 प्लस 28 प्लस 48 इक्वल टू हो जाएगा 16 6 22 का 2 आया इन हैंड 2 4 2 6 4 12 200 sorry 122 is 122 is molecular mass of sodium silicate। तो 28 डिवाइड बाई 122 आएगा, इसको काटोगे तो 1
4, 6, 1 आएगा, 61 1 जा, और यहाँ पर 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट, और ये 100 भी है ना, इसको भी लेना है अपने को, तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा 2, 122 और 40 में से कितना बच गया, 18, 0, 180, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 0.202 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 20.2%, 20.2%। आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे आ रहा है, अभी देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। ओके, हमने जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास निकाला है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक है, इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका, यहाँ पर आएगा, अभी इसको क्लियर करते हैं। हाँ, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है, ये मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 132, ऐसा रहेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 1 जा, 4 जा, ये 2 6 जा, और ये आ जाएगा 6 जा, 66। ठीक है, यहाँ पर 2 7 जा, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा, 3 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/33 इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 भी रहेगा, ये भी है, ये 100 भी है, ठीक है, इक्वल टू, ये हो जाएगा 700 डिवाइड बाई 33 इक्वल टू 33 1 जा, और ये जाएगा 10 जा 30, 330 हो जाएगा, और ये आएगा 33, 2 जा करेंगे तो 66 आएगा, बच गया कितना 40, तो 33 2 जा 66, 66 में से बचेगा 4, और 0 आया तो 0, 4 33 1 जा, कैलकुलेशन तो सही कर रहे हैं। ओके, देखो हड़बड़ी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है ना, इसको बनाते हैं अभी, एक मिनट। पहले हम सही कर रहे थे, 28 डिवाइड बाई 122 इसका आएगा, 8 8 6 8 8 16 और 6 22 हो गया, 22 का 2 आया और 2 बचा, और 4 2 6 6 और 4 10 10 और 2 12 आएगा, 122। अब इसको हम काटेंगे तो ये आएगा हमारा इज इक्वल टू आएगा, इसको काटेंगे तो 2 1 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 1 जा 16, 14 डिवाइड बाई 16, 14 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई 100 रहेगा, इज इक्वल टू 1400 डिवाइड बाई 61 इज इक्वल टू कितने में जाएगा, अब इसको करेंगे तो 6 1 जा, 6 2 जा, 2 जाएगा, है ना, 122 माइनस करेंगे तो आएगा 18, 18 बचेगा, 180 हो जाएगा, तो ये आएगा 22.95 समथिंग आएगा, यहाँ से अगर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 22.95, यानी कि राउंड फिगर में इसको हम लिख सकते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा फिर बेटा, 16 नहीं है, 28 नहीं है, 82 नहीं है, 23% इज आवर करेक्ट आंसर, 23% इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चैप्टर 1 के जो ये न्यूमेरिकल आएंगे, इनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका भी सही होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6,
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस। आपको याद होगा, आप अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने क्लियर बताया है, जब मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में डिफरेंस हमने देखा तो उसमें था कि अच्छा, डिफरेंस के बाद में एक और आया जो वर्ड हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें कौन है, इसका यूनिट क्या क्या होता है देख लेते हैं। मोलैलिटी का यूनिट होता है, यहाँ पर मोलैलिटी है, इस मोलैलिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। ठीक है, लेकिन मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। डेंसिटी का यूनिट होता है मास पर वॉल्यूम। ठीक है, मास पर वॉल्यूम मतलब केजी पर लीटर या फिर ग्राम पर ml, यह हमारा डेंसिटी का होता है। लेकिन मोल फ्रैक्शन है, इस मोल फ्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं कि ये जो मोल फ्रैक्शन है, दिस इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ अनदर, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मोल और मोल कट जाता है, इसलिए ये जो मोल फ्रैक्शन है ये हम पढ़े थे, ये यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस होता है। सो आंसर इज सी नंबर इज आवर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। द साइंटिफिक नोटेशन फॉर 0.00016 इज, देखो साइंटिफिक नोटेशन बनाना है, 0.00016, इस डेसिमल को कितना ले जाना है, 1 2 3 4, 4 पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में मैंने आपको बताया कि ये साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल को अगर राइट साइड ले जाते हैं तो पावर में माइनस लगता है, अगर लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो पावर में प्लस लगता है। ठीक है, तो राइट साइड ले जाएंगे तो 10⁻⁻4, ऐसा कौन सा 1.6 इंटू 10⁻⁻4, ये है 1.6 इंटू 10⁻, ये माइनस में पावर में है, ये सब 4, ये प्लस में पावर है, ये सब पावर में है, ये -4 + 4, ये -2, ये सब पावर में है। तो आंसर है आपका आंसर नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर, 1.6 into 10⁻⁻4, this is our correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन और रीजन के यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं। इस चैप्टर से असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में, एनुअल एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। असर्शन, फर्स्ट असर्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो है मोलैरिटी डज हैव यूनिट। यस, मोलैरिटी हैज यूनिट, absolutely right, that is mole per liter, molarity mole per liter, yes, the assertion is definitely correct। Okay, next, molarity does not change with temperature, no, because molarity mole per liter बोल रहा है, liter, that is correct, liter is the unit of volume and volume is dependent on the temperature, volume has the dependency on the temperature, because we increase the temperature that means the volume is also increases, we decrease the temperature that means volume is also decreases। So molarity does not change with temperature, this statement, the reason statement is not correct, so assertion A is true, but R is incorrect, R is incorrect हो जाएगा, this is your answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये 8 नंबर हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। देखो बहुत सारे मेजरमेंट कर रहे हैं, वेरियस मेजरमेंट, उसकी क्लोजनेस कितनी है फॉर द सेम क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रिसीजन। यस, है ना, प्रिसीजन क्या होता है, बार बार मेजरमेंट लिया जा रहा है, लेकिन वो मेजरमेंट का जो वैल्यू आ रहा है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा क्लोजनेस है। हालांकि वो ट्रू वैल्यू से कितना नजदीक है कि कितना दूर है ये मायने नहीं रखता। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रिसीजन। यस, दिस इज डेफिनेटली करेक्ट स्टेटमेंट, बट रीजन इज हियर गिवन द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू। हाँ, एग्रीमेंट मतलब एग्री करते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इज, the result is, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे एक्यूरेसी लिखा हुआ है, ये है क्वेश्चन।
तो यस, डेफिनेटली द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड assertion is also correct. So the answer will be, the answer will be, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा A and R are both is, both is correct, both is correct statement, both is correct statement and क्या बोल रहा है? हाँ, एक्यूरेसी और ये दोनों के उसके बारे में है। हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट एंड, हाँ बस ये यही आंसर होगा। ठीक है, दोनों, ये प्रिसीजन है, ये एक्यूरेसी, दोनों एक डिफरेंट थिंग है। तो बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे अब हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन देख के ही पता चल गया होगा। कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा क्वेश्चन है, इसमें कैसे बनेगा, कौन से टॉपिक का ये क्वेश्चन है, ये बताओ। एन ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड, एक ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है, ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन कार्बन 64.4%, हाइड्रोजन 5.5% एंड आयरन 29.9%। डिटरमाइन इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, इसकी एम्पिरिकल फार्मूला निकालो। तो एम्पिरिकल फार्मूला का आपको मालूम ही है, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था। एम्पिरिकल फार्मूला कहाँ निकाला था? हमने निकाला था यहाँ पर निकाला था। तो ऐसे एम्पिरिकल फार्मूला हमको फिर से निकालना है। तो आ जाओ, एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं बहुत जल्दी। करना क्या है, फार्मूला हमको आता है कैसे निकलता है। सबसे पहले बना लेते हैं हम बढ़िया सा एक टेबल बनाते हैं। ऐसा टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में अलग अलग इसको क्लासिफाइड, कितने एलिमेंट दिए हैं? 3 दिए हैं। इतने में हो जाएगा 3 एलिमेंट। एलिमेंट का नाम और परसेंटेज, परसेंटेज के बाद में मॉलिक्यूलर मास, उसका मास, मास भी दिया हुआ है, एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास तो नहीं, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। ओके, उसके बाद में एटॉमिक मास के बाद में नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और जो सबसे जो छोटा नंबर ऑफ मोल्स आएगा उससे बाकी वैल्यूज को डिवाइड करके यहाँ पर सिंपल रेशियो हम लाएंगे। यहाँ पर सिंपल रेशियो में हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा। तो ये है, वो है एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट, दिस इज परसेंटेज एंड दिस इज एटॉमिक mass, atomic mass, and this is number of moles, moles, और यहाँ पर है डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा उससे डिवाइड करेंगे और यहाँ पर रेशियो लिखेंगे। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है? कार्बन, कार्बन है और उसके बाद क्या है? कार्बन है, कार्बन के बाद ये लोग लिखते हैं, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद आयरन Fe है। कार्बन का परसेंटेज दिया है 64.4%, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 5.5%, आयरन का परसेंटेज दिया है 29.9%, एटॉमिक मास दिया हुआ है यहाँ पे, डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला, एटॉमिक मास ऑफ आयरन 56। कार्बन हाइड्रोजन का तो मालूम होता है, आयरन का नहीं मालूम होता है, इसलिए सिर्फ आयरन का एटॉमिक मास यहाँ पर दिया हुआ है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और आयरन का होता है 56 यूनिट। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 64.4 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू, और यहाँ पर आएगा 5.5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 29.9 डिवाइड बाई 56 इक्वल टू, कितना आता है? 12 1 जा, 12 4 जा, कितना आएगा? लगभग 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 यहाँ पर आएगा, 12 2 जा, अरे एक मिनट 4 नहीं आएगा, 12 2 जा 24, 24 2 जा 14, 5 आएगा, 12 5 जा 12 5 जा 60। ठीक है, 12 5 जा 60 हो जाएगा। और क्या होगा? 12 5 जा 60 एंड
60 कितना बज गया, 4.4 बज गया, तो पॉइंट लगाया तो कितना आ गया, 44 हो गया, 44, तो 44, 12 2 जा 12 3 जा 36, तो 5.3 समथिंग यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 5.5 समथिंग आएगा, और यहाँ पर 29.9 यानी कि 30 है, डिवाइड बाई 56 है, तो ये हो जाएगा 56 0.299 यानी कि 300 हो गया, 300 डिवाइड बाई 56, तो ये आएगा आपका, ये आएगा ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0.53 आ जाएगा, 0.53, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे सबसे छोटे से, तो आता है 5.3, 0.53 आता है, ठीक है। तो 5.3 डिवाइड बाई 0.53 इक्वल टू आता है 10, ये 1 जा और ये 10 जा, यहाँ पर आएगा 5.5 डिवाइड बाई 0.53, इसकी वैल्यू भी लगभग 10 के आसपास आएगा, 10 के आसपास, ठीक है। और यहाँ जो आएगा ये हो जाएगा 0.53 डिवाइड बाई 0.53 डिवाइड बाई 0.53 इक्वल टू 1। अब इसका जो सिंपल रेशियो होगा वो आ जाएगा 10 10 1, ठीक है। तो आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा C10 H10 Fe, C10 H10 Fe आंसर इसका आ रहा है, ठीक है, इतना आंसर इसका आ रहा है। तो ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ 3 मोलल सॉल्यूशन। यस, कैसा डेंसिटी, 3 मोलल सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया हुआ है NaOH का 1.110 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, या कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी दिया हुआ है और कंसंट्रेशन दिया हुआ है मोलल का, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं और बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना अभी का, भले ही इंपेरिकल फॉर्मूला इसके जो पहले वाला जो हमने पढ़ा यहाँ पर, ये आपको सिर्फ क्लास 11th का चैप्टर 1 में काम आएगा, उसके अलावा ये कहीं पे ऐसा केमिस्ट्री पढ़ने में काम नहीं आने वाला। लेकिन जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ये एक्चुअल आपका नॉलेज है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज, कितना है, कंसेंट्रेशन दिया है 3 मोलर दिया है, 3 मोलर दिया है, ठीक है। यानी कि 1 kg में 3 मोल NaOH होगा, ठीक है। और उसका डेंसिटी कितना दिया है, इसका जो डेंसिटी दिया है वो डेंसिटी है 1.11 ग्राम पर ml, यानी 1 ml का जो मास होगा वो आपका 1.11 ग्राम होगा, ठीक है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी, सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी। तो कैसे आ जाएगा सॉल्यूशन की मोलैरिटी, देखो इसको अभी हम यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब, देख लो कैसे लेवल का क्वेश्चन है। यहां हमें समझना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है, ठीक है। 3 मोलल दिया है, मोलैलिटी में हमको कंसंट्रेशन दे दिया है, 3 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ध्यान से समझना इसको, इस क्वेश्चन को, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। NaOH का सॉल्यूशन है 3 मोलल, 3 मोलल मतलब कि 3 मोल NaOH in
1 kg ऑफ सॉल्वेंट, जो कि क्या होगा, कुछ सॉल्वेंट का नाम दिया, मतलब कि क्या होगा, H2O होगा, H2O होगा, ठीक है। 1 kg H2O में 3 मोल NaOH मिक्स है, और उसका डेंसिटी ये उस सॉल्यूशन की डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हमें क्वेश्चन पूछा है मोलैरिटी निकालना, तो मोलैरिटी मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, यानी कि मास बाय वॉल्यूम होता है। तो हमको क्या चाहिए, इस डेंसिटी से हमको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अगर ये 3 मोल NaOH 1 kg सॉल्वेंट में मिक्स हुआ, तो इस सॉल्यूशन का मास क्या हुआ वो हम पहले निकालेंगे, ठीक है। और जितना मास आएगा उतने मास का वॉल्यूम क्या होगा ये निकालेंगे, ठीक है। तो 3 मोल NaOH मतलब NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40 ग्राम पर मोल होता है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम पर मोल। 3 मोल यानी कि मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 120 ग्राम, 120 ग्राम NaOH होगा, ठीक है, 120 ग्राम। और उसमें 1 kg सॉल्वेंट H2O है, तो इसमें ऐड कर दो प्लस 1000 ग्राम ऐड कर दो, कितना है टोटल 1120 ग्राम मास है किसका, ये सॉल्यूशन का मास है। इस सॉल्यूशन के मास का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, कितना मास है पूरा, वॉल्यूम किधर ले जाओगे, डेंसिटी किधर लाओगे, तो 1120 डिवाइड बाई डेंसिटी दिया है, डेंसिटी कितना है 1.1111 ग्राम पर ml है, और ये कितना है मास कितना है, इतना ग्राम है, इतना ग्राम है, ठीक है। तो डेंसिटी कितना आ जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा, डेंसिटी आएगा 1005.1 ml। ये आपका वॉल्यूम आ गया, यानी कि 3 मोलल सॉल्यूशन NaOH जो है 3 मोलल सॉल्यूशन जिसकी डेंसिटी 1.110 ग्राम पर ml है, 1.110 ग्राम पर ml है जिसका डेंसिटी, उसका वॉल्यूम आएगा 1005.1। एक मिनट अभी इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा 5 आ रहा है कि 9 आ रहा है, इसको थोड़ा सा भी देख लेते हैं अपन, थोड़ा कैलकुलेटर से एग्जैक्ट देख लेते हैं ना, ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे। कितना था 1120 डिवाइड बाई 1.110 इक्वल टू, ओके यस 9 आ रहा है, 9.00, ओके 1009 ml, दिस इज 1009 ml। तो ये आपका वॉल्यूम है कितना, 3 मोलल NaOH सॉल्यूशन का, ठीक। तो ये हमको VmL मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, इसको हम पुट कर देंगे किसमें, मोलैरिटी के फॉर्मूला में। तो मोलैरिटी M इज इक्वल टू होगा, कितना है 3 मोलल है, कहाँ गया, 3 मोल NaOH है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल कितना है 3 मोल है, तो 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई कितना है 1009.09 इज इक्वल टू, ये आएगा 3000 डिवाइड बाई 1009.09, ठीक है, इक्वल टू 2.97 मोल पर लीटर, 2.97 मोल पर लीटर। तो M मोलैरिटी इज इक्वल टू 2.97 मोल पर लीटर, ये आपका आंसर होगा, दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। दिया क्या है मैं फिर से बता रहा हूँ, देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, 3 मोल तो बोल दिया, यानी कि 3 मोल का जो मास होगा, मोलर मास ऑफ NaOH वो मास प्लस मोलर बोला है, यानी कि 1 kg में उतना मास है, तो टोटल सॉल्यूशन का मास क्या आया, सॉल्यूशन का मास आया 1120 ग्राम, ये टोटल सॉल्यूशन का मास आया 1120 ग्राम। और इसका वॉल्यूम निकाला कहाँ से, इस टोटल मास के वजह से वॉल्यूम निकाला कहाँ से, इसका जो गिवन डेंसिटी है वहां से हमने टोटल इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाला।
वो वॉल्यूम आएगा 1009 ml। इतने वॉल्यूम का हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया कि 3 मोल डिवाइड बाई 1009 यानी कि 3000 डिवाइड बाई 1009 करेंगे तो 2.97 मोल पर लीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो वो मोलैलिटी और मोलैरिटी बेस्ड पे क्वेश्चन था। मोलैलिटी और मोलैरिटी के बेस पे ये क्वेश्चन था। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर आपने डीपली आपके अंडरस्टैंडिंग मोलैलिटी और मोलैरिटी को लेके नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH, देखो 4 ग्राम NaOH 36 ग्राम H2O में डिजॉल्व होता है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन पूछ दिया, एक्स निकालना है हमको। एक्स निकालना है, किसका निकालना है? एक्स NaOH का निकालना है। ठीक है, और दूसरा है H2O, H2O को तो निकल ही जाएगा। चलो निकालते हैं। 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व, तो कितना दिया है? नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH निकालेंगे, NaOH के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कितना? 4 ग्राम डिवाइड बाई इसका मोलिकुलर मास कितना होता है? 40 होता है, यानी कि 1 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0.1 मोल होगा। 0.1 मोल इज डिजॉल्व इन 36 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ओके, ऑफ ईच कंपोनेंट, दोनों का पूछ। आल्सो डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, पहले तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, फिर मोलैरिटी निकालते हैं। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब उसका डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml, किसका? सॉल्यूशन का। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? उसकी वॉल्यूम निकालेंगे फिर से, और उसकी हम मोलैरिटी निकालेंगे। पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, इज इक्वल टू 0.1 मोल डिवाइड बाई 0.1 प्लस 36 ग्राम है H2O, यानी कि ये दिखता है H2O का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। तो 36 ग्राम का N का H2O नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 36 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 2 मोल हो जाएगा, ये वाटर के लिए। प्लस 2 इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 2.1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू 21 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 10 0 0.0 100 हो गया, और ये जाएगा 4 कितना गया? 84, कितना बचा? 16 तो 0 आएगा, 106 तो 5 4 7 0.47 0.047 इसका NaOH का आया। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली इसको लिखेंगे 0.047, तो 48 लिखेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा जो मोल फ्रैक्शन होगा किसका? H2O का, वो आएगा इक्वल टू 1 माइनस 0.048 इज इक्वल टू 1.000 माइनस 0.048, कितना आएगा? 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ पर 0 है, ये 9 हो गया, 9 में 4 गया, 5 बचा, ये है कितना है? ये भी 9 है, तो यहाँ पर जाएगा 0.952। द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज 0.952। ठीक है, तो ये दोनों आपके मोल फ्रैक्शन के आंसर हो गए। दिस बोथ आर आंसर फॉर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या दिया है? मोल फ्रैक्शन जो दिया है, तो इसमें हमको मोलैरिटी निकालना है। ठीक है, 36 ग्राम H2O मोलैरिटी निकालना है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है पहले वो निकालेंगे, क्योंकि कितना है? 4 ग्राम कितना मोल है? 36 में कितना मोल है? 0.1 मोल। 0.1 मोल डिजॉल्व है 36 ग्राम H2O में। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे हम। तो मास कितना हो जाएगा? टोटल जो सॉल्यूशन का मास होगा, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पहले वाला अभी क्वेश्चन में लगाया था, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मास ऑफ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 4 ग्राम NaOH प्लस 36 ग्राम H2O इज इक्वल टू 40 ग्राम। ये किसका मास है? सॉल्यूशन का मास है। ठीक है, तो हमको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? मास, है ना, मास डिवाइड बाई
डेंसिटी होता है डेंसिटी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि डेंसिटी उसका दिया हुआ है ना, दिया हुआ है यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है, करेक्ट। तो मास कितना आ गया 40 ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम पर ml, और ये 40 ग्राम 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 कट ml 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 ml, ये क्या हो जाएगा ml हो जाएगा, mg लिख दिया गलती से, पर ml, और ये ग्राम 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 कट कितना आ जाएगा 40 ml, यानी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है दैट इज 40 ml। अब इसकी वैल्यू को हम वहां पर रख देंगे, कहां पर, मोलैरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल है 1 डिवाइड बाई 10 है, यानी 0.1 मोल है, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 40 होता है, 4 ग्राम दिया है, उसी को रखना तो उसी को रख दें, गिवन मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास, NaOH का मास कितना है 4 ग्राम दिया हुआ है, ये 4 ग्राम दिया हुआ है NaOH का मास, डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 1000 होता है, 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ml में, तब तो वो लीटर में बनेगा, 40 ये कट गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया, ये 4 कट गया ये 4 कट गया, इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2.5 मोल पर लीटर, 2.5 मोल पर लीटर, ये आपका हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो फाइनली यहां लिखोगे, सो x NaOH मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू 0.048 एंड x यानी कि सेकेंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, दूसरे का मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इज इक्वल टू 9.52, कितना था 0.95, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है, 1 से ज्यादा मोल फ्रैक्शन नहीं होता, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा 0.952, ये हो गया, एंड मोलैरिटी M इज इक्वल टू 2.5 मोल पर लीटर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन तो 100% चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस आने के। ये क्वेश्चन हो गया और इसके पहले वाला ये क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 13 नंबर आता है, 13 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट से, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन, इसकी अमाउंट को हमको आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है कि ये अमाउंट कितना बनेगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कब, पहला वाला को सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि अमाउंट कितना बनेगा। पहला वाला दिया 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न ऑन एयर, कार्बन कैसे 1 मोल, कार्बन प्लस एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा, क्या बनाएगा CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन जलेगा। अब देखो ये दोनों क्या बैलेंस है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, यस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। और मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में बता रखा है कि जब कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से बैलेंस है, तो उस पे हम यूनिटरी मेथड से लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है जब 1 मोल कार्बन और 1 मोल ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, उसका कंबस्शन हो रहा है। तो फर्स्ट वाला दिया है 1 मोल कार्बन, ठीक है, तो 1 मोल कार्बन, ठीक है, बर्न इन एयर, एयर में बर्न हो रहा है, एयर में कंबस्शन किया जा रहा है, मतलब जितना कार्बन को कंबस्शन होने के लिए जितना भी ऑक्सीजन चाहिए, पूरा ऑक्सीजन एयर से उसको मिल रहा है। तो 1 मोल कार्बन गिव्स
1 मोल CO2 कितना, 1 मोल CO2 इज इक्वल टू, CO2 का 1 मोल मतलब उसका क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, यानी कि मास निकालना है। तो 44 ग्राम, 44 ग्राम वो देता है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 44 ग्राम, दैट इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। यस, डाई ऑक्सीजन को दिया है। तो यहाँ पर हमको ये इक्वेशन सेम है, कार्बन प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का मोल निकालेंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन O2 इज इक्वल टू कितना मोल है, डाई ऑक्सीजन 16 ग्राम है, 16 ग्राम तो 16 डिवाइड बाई डाई ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास कितना होता है, इसका मोलिकुलर मास होता है 32। तो 16 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू 0.5 मोल, 0.5 मोल O2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है 1 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल O2 to produce 1 मोल CO2। ठीक है, यानी कि 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हमको, हमारे पास ऑक्सीजन कितना है, हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन है 0.5 मोल ऑक्सीजन है। 0.5 मोल ऑक्सीजन मतलब यहाँ क्लियर है कि ऑक्सीजन जो डाई ऑक्सीजन है, डाई ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, इज लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्लियर है। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट इज द reagent which consumed first and which is decide the amount of product, that means ये लिमिटिंग रिएजेंट जो ऑक्सीजन है ये अब डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बनेगा। तो 0.5 यहाँ पर, उसके पहले हम यूनिटरी मेथड से लिख लेते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल O2 gives 1 मोल इज इक्वल टू 44 ग्राम CO2 देता है। तो 0.5 मोल ऑक्सीजन गिव्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44 डिवाइड बाई 2 ग्राम CO2, आधा मोल इज इक्वल टू 22 ग्राम CO2। दिस इज योर सेकंड आंसर, दिस इज योर सेकंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, नेक्स्ट आ जाता है, कहाँ गया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ कार्बन आर बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। देखो, अब यहाँ कार्बन को 2 मोल कर दिया, तब भी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट तो ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर कम अमाउंट में है, यही है। तो इस थर्ड वाले का भी आंसर आपका 22 ग्राम ऑफ CO2 आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या आया, आंसर्स आए, यहाँ पर आंसर आया, फर्स्ट का आंसर आया, फर्स्ट का 44 ग्राम ऑफ CO2 फर्स्ट आंसर, सेकेंड आंसर आया 22 ग्राम ऑफ CO2 एंड थर्ड का आंसर आया, थर्ड का सिमिलरली 22 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, इन दोनों केस में O2 is limiting reagent, O2 is limiting reagent। ठीक, O2 is limiting reagent, this is your final answer। लिमिटिंग रीजन से इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से ये लिमिटिंग रिएजेंट से है। द रिएक्टेंट व्हिच इज इंटायरली कंज्यूम्ड, हाँ बोल रहा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है पहले से, इंटायरली कंज्यूम्ड मतलब रिएक्शन में पहले वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा रिएक्टेंट जो खत्म हो जाता है, रिएक्शन इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। यस, इन द रिएक्शन 2A plus 4B is equal to 3C plus 4D, correct? When 5 moles of A react with 6 moles of B, then देखो एक इक्वेशन दिया है और ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, हम मानेंगे बैलेंस्ड ही है, क्योंकि 2A plus
4b इज इक्वल टू 3c प्लस 4d। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है क्योंकि एलिमेंट्स का कंपाउंड का नाम नहीं है। अगर एलिमेंट कंपाउंड का नाम नहीं है मतलब हम इसको मानेंगे कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। बैलेंस्ड इक्वेशन में 2 मोल ए का मिलके 4 मोल बी से मिलके 3 मोल सी और 4 मोल डी बनाते हैं। ठीक है, तो 5 मोल ए रिएक्ट विद 6 मोल बी। ठीक है, 5 मोल 6, देखो 2 मोल ए है वो 4 मोल बी से मिल रहा है, यानी कि अपने से डबल मोल से मिल रहा है। तो यहाँ कंडीशन दे रहा है 5 मोल 6 मोल से मिल रहा है, यानी 5 मोल अगर ए है तो उसको कितने से मिलना चाहिए, उसको कायदे से 10 मोल यानी कि उसके डबल 10 मोल से मिलना चाहिए एक कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन बनाने के लिए। लेकिन 6 मोल बी, इसका मतलब यहीं पर क्लियर हो जाता है कि ये जो 6 मोल में जो प्रेजेंट है बी, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, यही क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन देखते ही क्लियर हो जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट है वो बी वाला है। ठीक, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सी, सी के अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब अमाउंट सी के अमाउंट को कौन डिसाइड करेगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं यहीं पर इसको लिखेंगे कैसे, आंसर को लिखना कैसे वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम 2 मोल A required, 2 mole A required 4 mole of B to give 3 mole of C। ठीक है, ठीक है, then 4 mole, कितना मोल दिया, 5 मोल दिया, ओके ओके ओके, 5 मोल दिया है। then 5 mole A required 10 mole of B to give कितना हो जाएगा, जब ये दोनों मिलके 3 मोल दे रहा है, जब वो 10 देगा, कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 से कितना हुआ, यहाँ पर 2.5 गुना हुआ है, और ये 4 से ये 2.5 गुना होगा, तो 3 का 2.5 गुना कितना होगा, 3 दूने 6, 7.5 मोल ऑफ सी, ये होगा। लेकिन हमको दिया कितना है, एज पर क्वेश्चन के हिसाब से, एज पर क्वेश्चन वी हैव only 6 mole of B, 6 mole of B, that means यहाँ पर लिखोगे that means lesser amount, कम अमाउंट में दिया है ना, ये जो अमाउंट दिया है कम दिया है, lesser amount means it is गड़बड़ हो जा रहा है, means it is मतलब B is limiting reagent, B is limiting reagent। एक आंसर आ गया आपका यहीं पर, B is limiting reagent। अब ये B जो है लिमिटिंग रिएजेंट, ये कैलकुलेट करेगा कि कितना C का अमाउंट बनेगा, कितना मोल C बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या दिया है, फ्रॉम केमिकल इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम केमिकल इक्वेशन 4 मोल B प्रोड्यूस 3 मोल C। ठीक है, 4 मोल ऑफ B प्रोड्यूस is equal to 3 mole of C, 3 mole of C, then 1 mole of B प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा, 3/4 मोल ऑफ C, क्योंकि ये 4 को किधर ले आया, इधर ले आया, तो 3/4 मोल ऑफ C।
और क्वेश्चन दिया है एज पर क्वेश्चन क्या दिया है, 6 मोल ऑफ B will produce is equal to 3/4 multiply 6 is equal to, ये हो जाएगा 2, 3, 9/2 is equal to 4.5 C। ठीक है, so the amount of B produced is 4.5 mole. So this is your answer. This is your ultimately final answer for the amount of C। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पर बन गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। फिर से था कहाँ से, लिमिटिंग रिएजेंट से ये क्वेश्चन फिर से था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पर ये इसका आंसर मिल गया, इसका आंसर मिल गया 4.5 मोल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन है, टोटल 18 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं जल्दी जल्दी। Which of the following solution have the same concentration? ओके, सेम कंसंट्रेशन मतलब कि इनकी कंसंट्रेशन निकालनी, कैलकुलेट करना है। 20 ग्राम ऑफ NaOH 200 ml। ठीक है, तो कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। ml में दिया है सब, यानी कि मास एंड मोल वॉल्यूम दिया है, मास बाय वॉल्यूम यानी मोलैरिटी में दिया है। 20 ग्राम NaOH का जो मोलर मास होता है हमको मालूम है, NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 होता है। तो 20 डिवाइड बाई 40 कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 1000, कंसंट्रेशन निकालेंगे डिवाइड बाई 200 ml दिया है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, जीरो कट जाएगा, 2 1 जा 2 10 जा 4 1 जा 4, 2.5 इज इक्वल टू 2.5 मोल। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। इसी को यहीं पे सॉल्व करते हैं, फिलहाल के लिए मिटा रहा हूँ ऐसा, और ये आ जाएगा। इसका जो कंसंट्रेशन है दैट इज 2.5 मोल पर लीटर, 2.5 मोल पर लीटर इसका कंसंट्रेशन। सेकेंड का कंसंट्रेशन क्या है, 0.5 मोल ऑफ, यहाँ पर ग्राम में था तो हमने मोल में उसको निकाला, 0.5 मोल ऑफ KCl इन 200 ml। ठीक है, 200 ml में 0.5 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है पहले से ही, तो 0.5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई कितना है, कितना ml बोल रहा है, 200 ml। तो यहाँ पे 200 ml कर दिया, और इसको काटते हैं, 2 1 जा 2, 5 जा इज इक्वल टू 5 5 2.5, so that is 2.5 mole per liter। again the concentration of B is again 2.5 mole per liter। so A and B both have the same concentration here, and the next one is, इसको कैलकुलेट करते हैं थर्ड वाले को, 40 ग्राम ऑफ NaOH, कितना दिया, 40 ग्राम ऑफ NaOH। तो ये कितना है जानते हो, 40 ग्राम NaOH मतलब 1 मोल होता है, इन 100 ml दिया है, तो 100 ml में दिया है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 1 इंटू 1000 डिवाइड बाई 100, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, इक्वल टू 10 मोल पर लीटर। इसका कंसंट्रेशन आ रहा है 10 मोल पर लीटर, 10 मोल पर लीटर। ठीक, नेक्स्ट 20 ग्राम ऑफ KOH 20 ग्राम, तो KOH का यहाँ पर हमको मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। KOH पोटेशियम कितना होता है 39 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 प्लस 1 इक्वल टू 56। KOH का जो मोलिकुलर मास होगा 56 होगा, और नंबर ऑफ मोल 20 डिवाइड बाई 56 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 200, तो ये आ जाएगा आपका 200
डिवाइड बाई 56 3 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो यहाँ पर 5 दिया 15, 6 दिया 18, 168 के बाद में बचता है 32, तो 320 डिवाइड बाई 3.6 आएगा यहाँ पर। तो 3.6 मोल पर लीटर इनका कंसंट्रेशन आता है। ये जो क्वेश्चन है वो पूरा मोलैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा ए एंड बी, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पर अलग और ऑप्शन देना था, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ए एंड बी, इन दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो सेम है, इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम, ये दोनों कंसंट्रेशन सेम नहीं है, इन दोनों कंसंट्रेशन सेम है, करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ए बॉक्स कंटेन्स सेम आइडेंटिकल रेड कलर बॉल्स लेबल्ड एज ए ईच वेइंग 2 ग्राम्स। देखो बहुत अच्छा दिया है यहाँ पे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है, मैं यहाँ पर एक बीकर टाइप का बॉक्स बना रहा हूँ। एक बॉक्स है जिसमें आइडेंटिकल रेड कलर के बॉल हैं, लाल रंग के बॉल हैं, जितने भी उसमें बॉल हैं वो सब आइडेंटिकल मतलब उनका साइज, उनका शेप और उसका मास जो है, उन सब का मास वो सब इक्वल है, सेम टू सेम है। सेम टू सेम दिखने और सेम टू सेम रहने को आइडेंटिकल बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो है बोल रहा है कि जितने हैं उसको किससे डिनोट किया है, ए से डिनोट किया है। अगर वो सब ए से लेबल किया गया है, जिनका मास क्या है 2 ग्राम है, 2 ग्राम है, ठीक है। एक और अनदर बॉक्स है, एक और बॉक्स है, ऐसे बॉक्स है, मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ, एक और बॉक्स है जिसमें ब्लू कलर के आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ब्लू कलर के आइडेंटिकल ब्लू कलर्ड बॉल्स लेबल्ड एज बी, इसको बी बोला है, और जिसका मास है 5 ग्राम एक बॉल का मास है। कंसिडर द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या क्या कॉम्बिनेशन करना है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन है ए बी ए बी टू एंड और कंसिडर करना है क्या, ए टू बी एंड ए टू बी थ्री, तो and so that the law of multiple proportion applicable, yes, here the law of multiple proportion can be applicable। यहाँ पर by mass, law of multiple proportion क्या होता है, by mass उनका एक फिक्स रेशियो होता है, ठीक है। और जो मास कोई भी दो एलिमेंट, when if any two or more element can combine to each other, chemically combine and form more than two atom, then the ratio of that element which combine to a fixed mass of the element are always bear a whole number ratio। मतलब कि ये B का मास A के मास से यहाँ पे कंबाइन है, इन दोनों में जो एक फिक्स मास है उससे कंबाइन होने वाले एलिमेंट का जो मास है वो इन दोनों कंपाउंड में एक फिक्स रेशियो में रहता है, यानी होल नंबर रेशियो में रहता है। कैसा रेशियो में रहता है देख लो, ए का मास कितना है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम यहाँ है और यहाँ पर ए भी 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम और इसका मास क्या है 5 का, ये 5 ग्राम है। बी का मास है, ये ए का मास है, ये बी का मास है, ये ए का मास है, ये बी का मास है, तो यहाँ पर कितना है, ये 10 ग्राम है, ठीक है। तो 5 और 10 दिस इज 1:2, ठीक है, ये 1:2 आता है। और यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ A2 फिक्स है, ठीक है, 4 ग्राम फिक्स है दोनों में, तो यहाँ पर ये 5 ग्राम और यहाँ पर ये 15 ग्राम है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो है 1:3 है, 1:3 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो hence it's proved it follows the law of multiple proportion, ये हो गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से काफी अच्छा क्वेश्चन था, हाँ, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स
प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ H2O। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके पीटी में, आपके हाफ ईयरली में और आपके एनुअल एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन, सिंगल 1 मार्क्स का क्वेश्चन MCQ वगैरह में आ जाता है। बहुत ही वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है। ये किस कॉन्सेप्ट का है? ये है आपका मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम? पहले तो बता दो कि इसमें कितने एटम हैं। तो इसमें है हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, टोटल 3 एटम है एक कंपाउंड में। H2O के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हैं, तो ये कितना मोल है? ये तो जितना मोल रहेगा मल्टीप्लाई 3 हम कर देंगे, तो 36 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 36 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना है H2O का 18 इज इक्वल टू ये आएगा 3 मोल। 3 मोल मतलब 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और इतना मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 6 3 2 6 18.066 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। मल्टीप्लाई 3 करोगे तब जाके ये आपका नंबर ऑफ एटम्स आएगा। 3 करोगे तो 8 और 8 9 और 1.36.198 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था मोल कॉन्सेप्ट से। एक कंपाउंड में 3 एटम है ना, तो कितने मॉलिक्यूल हैं? मॉलिक्यूल निकालेंगे 36 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, गिवन मास, दिस इज गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास किए तो हमारे पास आया नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल में इतना क्वांटिटी मॉलिक्यूल होता है, तो 3 मोल है तो इतना मल्टीप्लाई इतना, तो कितना मॉलिक्यूल हो गया? 18.066 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो मल्टीप्लाई 3 किया, इसलिए 36.198 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट और कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये जो क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये दे रखा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस 2HCl इज इक्वल टू CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O लिक्विड। ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन पे ये वैल्यूज दी गिवन है और उसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट का नाम बताना है और आपको कैल्शियम क्लोराइड कितना बनेगा ये बताना है। ये आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और कैल्शियम क्लोराइड का मास कौन लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड कर रहा है, मास कितना आ रहा है, इसको आप कमेंट में आप मुझे बताएंगे। कमेंट में इसको आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर आता है ये जो चैप्टर नंबर 1 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। लगभग हमने सारे मेजर टॉपिक्स, मेजर से मेजर इंपेरिकल फॉर्मूला देख लिया है ना। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका तो मैंने होमवर्क दिया आपको, कमेंट में आप इसको बताइए। और यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, यह मोल कॉन्सेप्ट आ गया, एक टॉपिक आ गया। यहाँ पर आया हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी केमिकल कॉम्बिनेशन का टॉपिक आ गया दूसरा। यहाँ पर आया हमारा मोलैरिटी आ गया, ये तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। और यहाँ पर हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन में, वो है लिमिटिंग रिएजेंट, चौथा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर फिर से आ जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन हो गया, 5वां पॉइंट हो गया। यहाँ पर आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों का आ गया, ये 6वां कॉन्सेप्ट हो गया, बढ़िया। मोलैलिटी भी आ गया। यहाँ पर आ गया फिर से आपका मोलैरिटी आ गया। यहाँ पर इंपेरिकल आ गया, 7वां हो गया। यहाँ पर सेशन रीजन और देखो सिग्निफिकेंट फिगर है ना, प्रिसीजन, एक्यूरेसी
और एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें जितने टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, नॉट ओनली फॉर द एग्जाम, फॉर द ओवरऑल स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल कॉन्सेप्ट, मोलिकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ये सब क्या होता है ये आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे केमिस्ट्री पढ़ना काफी दिक्कत होगा। इसलिए क्लास 11th में इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से डीपली पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इसको, यहाँ पे जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो इसके पहले वाला इसी प्लेलिस्ट में मैंने कॉन्सेप्ट का एक 1 शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, वहां पर जाकर आप कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर सकते हो। और आप कमेंट में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, आपका जो डाउट है कमेंट में, मैं उसके लिए डाउट क्लियरेंस वाला अलग से वीडियो बना के ग्रुप में या फिर यहाँ पर यूट्यूब में डाल दूंगा। ठीक है, आप किसी स्पेशल चैप्टर पे आपका अगर डाउट है और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे सर एक वीडियो बना दीजिए, तो क्लास 11th और क्लास 12th सीबीएसई हो चाहे किसी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, अगर आप उस टॉपिक पे आप डाउट क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सॉरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है इसके पहले वाले वीडियो का, और मैंने लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का। वहां पर जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का सेम नाम है, बी स्टडी LTD, और वहां पर आप अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए इस तरह के एक वीडियो बनाते रहें, आपके लिए पढ़ाई को आसान बनाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।